नमस्कार दोस्तों, शिक्षण विधियों में अपन बात करेंगे। तो वैसे तो देखो दोस्तों, इस चैनल पे जो अपना अरविंदम का यूट्यूब चैनल है, इस पर पहली बार मैं शिक्षण विधियों को लेकर लाइव हुआ हूँ। इससे पहले बहुत सारे वीडियोज हैं वो अपने एक दूसरे चैनल पर शिक्षा कुंज बाय डॉक्टर रामलाल हरितवाल पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ उसी से आगे लेके मैं चल रहा हूँ। जो वीडियो पहले उस चैनल पर डाले हुए हैं उनको अगर रिवाइज भी करेंगे तो दोस्तों कंप्लीट शिक्षण मेथड होने के बाद करेंगे। इसलिए यदि आपको इससे पहले के वीडियो देखने हैं तो आप उस चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ शुरुआत अपन करेंगे ह्यूरिस्टिक विधि से। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि के उपनाम क्या होते हैं। इस ह्यूरिस्टिक विधि को कई नामों से जाना जाता है। एक इसे कहते हैं स्वयं ज्ञान विधि, स्वयं ज्ञान विधि दोस्तों इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इस विधि में छात्र को कम से कम बताकर उसे स्वयं अधिक से अधिक खोजते हुए सत्य को पहचानने का अवसर प्रदान किया जाता है। अर्थात छात्र स्वयं के प्रयासों से या स्वयं द्वारा खोजते खोजते सत्य तक पहुंचता है। इसलिए इस विधि को स्वयं ज्ञान विधि भी कहा जाता है। इसे अनुसंधान विधि भी कहते हैं। इसी विधि को अन्वेषण विधि भी कहा जाता है और इसे खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि को ही आप स्वयं ज्ञान विधि भी कह सकते हैं, इसे अनुसंधान विधि भी कह सकते हैं, इसे अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं और इसे खोज विधि भी कह सकते हैं। अब हमें दोस्तों बात करनी है कि इस विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, अर्थात इस विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों याद रखें, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन हैं, तो याद रखें इसके प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। और ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग थे कौन, तो दोस्तों ये लंदन के केंद्रीय विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विषय के प्रोफेसर थे। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि जो ह्यूरिस्टिक शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति है ना, वो ग्रीक या यूनानी भाषा के एक शब्द से हुई है और वो शब्द है ह्यूरिको। जहां आपका है वो साइलेंट रहेगा तो इसे यूरिको भी कह सकते हो आप। किस भाषा का शब्द है, तो याद रखें ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। और ह्यूरिको है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मैं ज्ञात करता हूं या मैं मालूम करता हूं। मैं ज्ञात करता हूं या मैं मालूम करता हूं। दोबारा देखें यहां तक, एक तो इसके उपनाम ध्यान में रखें, स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं, इसे अनुसंधान विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं और इसे खोज विधि भी कहा जाता है। इस विधि के प्रतिपादक प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, जो लंदन के केंद्रीय विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। फिर बात आती है कि ह्यूरिस्टिक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के ह्यूरिको या यूरिको शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मैं ज्ञात करता हूं या मैं मालूम करता हूं, या यूं कह सकते हैं मैंने ज्ञात कर लिया या मैंने मालूम कर लिया। अब सवाल ये आता है कि ग्रीक भाषा में भी ये जो ह्यूरिको या यूरिको शब्द है ना, इसका प्रचलन कैसे हुआ। तो दोस्तों इसके प्रचलन को लेकर के एक आत्मकथा प्रचलित है और उस आत्मकथा का संबंध प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक
आर्किमिडीज से है। कहा जाता है कि आर्किमिडीज ने लंबे प्रयोग व अभ्यास के बाद, प्रयासों के बाद जब विशिष्ट भार ज्ञात किया तो वो इतने प्रसन्न हुए कि वो पागल की तरह नंगे पैर सड़क पर दौड़ते हुए चिल्लाते रहे, यूरिको यूरिको। अर्थात वो कहना चाह रहे थे कि मैंने ज्ञात कर लिया, मैंने मालूम कर लिया। वहीं से इस शब्द की प्रचलन की बात मानी जाती है। तो इसके प्रचलन को लेकर जो आत्मकथा है उसका संबंध किससे है? जवाब होगा आर्किमिडीज से है। और आर्किमिडीज ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया है? तो दोस्तों याद रखें, जब उन्होंने विशिष्ट भार ज्ञात किया तब वो प्रसन्नचित होकर पागल की तरह सड़क पर दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, यूरिको यूरिको। अर्थात मैंने ज्ञात कर लिया, मैंने मालूम कर लिया। क्या चीज? विशिष्ट भार ज्ञात कर लिया। तो ये है इसके प्रचलन को लेकर बातें। अब इसके बाद बात करें कि ये विधि है क्या, इस विधि की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों जैसा कि इसके उपनामों के समय पर ने चर्चा की कि इसे स्वयं ज्ञान विधि क्यों कहा जाता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र को कम से कम बताया जाता है और छात्र को स्वयं अधिक से अधिक खोजते खोजते सत्य तक पहुंचने का अवसर। यहां सत्य का अभिप्राय दोस्तों ज्ञान से है, ज्ञान की खोज से है। अर्थात ज्ञान तक पहुंचने का या सत्य तक पहुंचने का अवसर इस विधि में छात्र को प्रदान किया जाता है। स्वयं इस विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि एक ऐसी विधि है जो छात्र को एक अनुसंधानकर्ता के रूप में देखती है, या यूं कहें कि इस विधि में जहां तक संभव हो सके छात्र को एक अनुसंधानकर्ता के रूप में बनाने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इस विधि में जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि छात्र है ना, उसको भी स्वयं को अपने आप को एक अनुसंधानकर्ता के रूप में मानना चाहिए। उसे एक अनुसंधानकर्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो सीखने के लिए निष्क्रिय रहता है या प्रयास नहीं करता। तो इस विधि के प्रतिपादक कहते हैं कि छात्र को अनुसंधानकर्ता मानो, और उसके साथ ही शर्त जोड़ते हैं कि इस विधि में छात्र को भी अपने आप को किस रूप में मानना पड़ेगा? एक खोजकर्ता के रूप में मानना पड़ेगा, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में मानना पड़ेगा, न कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सीखने के लिए स्वयं के प्रयास नहीं करता। अब बात करें देखो दोस्तों इसकी प्रक्रिया की, कि इस विधि की प्रक्रिया क्या है। इस विधि में सबसे पहले अध्यापक है ना, अध्यापक छात्रों के सामने समस्या प्रस्तुत करता है। याद रखें दोस्तों, यहां समस्या का मतलब है अनुत्तरित प्रश्न या प्रकरण से। अर्थात अध्यापक सबसे पहले कक्षा में छात्रों के सामने एक अनुत्तरित प्रश्न या प्रकरण प्रस्तुत करेगा, और साथ ही साथ याद रखें दोस्तों, इस समस्या के प्रस्तुतिकरण के साथ अध्यापक अपनी कक्षा में उपस्थित समस्त छात्रों को एक मुद्रित प्रश्न प्रदान करता है, यानी एक छपा हुआ प्रश्न प्रदान करता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि समस्या के प्रस्तुतिकरण के साथ अध्यापक जो छात्रों को मुद्रित प्रश्न प्रदान कर रहा है, इसमें क्या मुद्रित किया गया है, क्या लिखा हुआ है। तो याद रखें दोस्तों, इस मुद्रित प्रश्न पर छात्र समस्या समाधान के लिए जो प्रायोगिक कार्य करेगा, जो प्रयोग करेगा, उस प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश लिखे होते हैं। तो इस मुद्रित प्रश्न पर क्या समावेशित होता है, याद रखना, इस पर स्पष्ट रूप से प्रयोग से संबंधित दिशा निर्देश लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला प्रोसेस है, अगला पद है समस्या प्रस्तुतिकरण के बाद, वो छात्रों से संबंधित है। समस्या के प्रस्तुतिकरण के बाद अध्यापक सभी छात्रों को समस्या समाधान हेतु प्रयोग कार्य करने के लिए कहेगा, और छात्र हैं वो इस मुद्रित प्रश्न पर जो दिशा निर्देश लिखे हैं ना, उन दिशा निर्देशों के आधार पर समस्या समाधान हेतु प्रयोग कार्य करेंगे। याद रखें, यहां पर आपको पता है कि प्रयोग से संबंधित दिशा निर्देश मुद्रित प्रश्न के रूप में छात्रों को पहले ही प्रदान कर दिए जाते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, अगर आवश्यकता पड़े तो छात्र प्रायोगिक कार्य के दौरान अध्यापक से उचित मार्गदर्शन या परामर्श प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र भी होता है। यानी दिशा निर्देश पहले से मुद्रित प्रश्न के रूप में भी दिए जाते हैं,
लेकिन यदि आवश्यकता हो तो छात्र है ना वो अध्यापक से परामर्श या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ प्रायोगिक कार्य में वह समस्या का समाधान कैसे करेगा ये प्रश्न भी उठता है। तो याद रखें दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि वो विधि है जिसमें छात्र विद्यालय में उपस्थित प्रयोगशाला और पुस्तकालय, प्रयोगशाला के यंत्र और पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करते हुए समस्या का समाधान करता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रायोगिक कार्य के साथ साथ याद रखें प्रयोग से संबंधित जो तथ्य या आंकड़े हैं ना उनको छात्र कहाँ लिखता है ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस प्रयोग के साथ साथ छात्र अपनी प्रेषण पुस्तिका में प्रयोग से संबंधित तथ्य व आंकड़ों को भी लिखता है। दोबारा देखें, सबसे पहले अध्यापक कक्षा के सम्मुख छात्रों के सामने समस्या प्रस्तुत करेगा, उसके बाद उस समस्या प्रस्तुतिकरण के साथ साथ वह सभी छात्रों को एक मुद्रित पृष्ठ देगा। उस मुद्रित पृष्ठ पर समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले प्रायोगिक कार्य से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश लिखे होंगे। फिर अध्यापक सभी छात्रों को समस्या समाधान के लिए प्रायोगिक कार्य करने हेतु निर्देश देगा। सभी छात्र दिशा निर्देशों के आधार पर पुस्तकालय की पुस्तकों का व प्रयोगशाला के यंत्रों का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ वह इस कार्य के दौरान यदि आवश्यकता हो तो अध्यापक से उचित परामर्श या मार्गदर्शन लेने के लिए स्वतंत्र भी होंगे। और प्रयोग के दौरान जो तथ्य व आंकड़े उनको प्राप्त होंगे छात्रों को, वह साथ साथ अपनी प्रेषण पुस्तिका में भी लिखते रहेंगे। ये बात हो गई इसकी प्रोसेस की, प्रक्रिया की। अब बात आती है कि इस ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक केवल समस्या प्रस्तुत कर रहा है, बाकी समस्या समाधान संबंधित कार्य स्वयं छात्र कर रहा है। तो यहाँ अध्यापक की भूमिका क्या होती है? कई बार प्रश्न आ जाता है कि ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका क्या है। तो अब अपन चर्चा करेंगे अध्यापक की भूमिका पर। याद रखें दोस्तों, इस विधि की प्रक्रिया में ऐसा नजर आ रहा है कि इस विधि की सफलता छात्र पर डिपेंड करती है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस विधि की सफलता अध्यापक पर निर्भर करती है। इस विधि के अध्यापक की अगर अपन बात करें तो ह्यूरिस्टिक विधि के अध्यापक में कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। वह संवेदनशील होना चाहिए, अपनी विषय का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी पूर्ण विषयगत ज्ञान हो उसे। इसके अलावा वह प्रतिभाशाली होना चाहिए और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक साधन हैं यानी वैज्ञानिक जो यंत्र हैं उनके प्रयोग में सुदक्ष होना चाहिए। तो ये चार प्रमुख गुण एक अध्यापक में होने आवश्यक है। कौन सी विधि के अध्यापक में? ह्यूरिस्टिक विधि के अध्यापक में। ह्यूरिस्टिक विधि की सफलता किस पर निर्भर करती है? अध्यापक पर। इस विधि के अध्यापक का संवेदनशील, पूर्ण विषयगत ज्ञान वाला, प्रतिभाशाली या यूं कहें बहुविषय ज्ञानी भी होना चाहिए। अपने विषय के साथ साथ उससे अन्य विषयों का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके साथ ही वैज्ञानिक जो साधन या यंत्र या उपकरण हैं उनके प्रयोग में सुदक्ष भी होना चाहिए, ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर अपने छात्रों को उचित परामर्श प्रदान कर सके। इसके अलावा भी इस विधि के अध्यापक में बहुत सारे गुण होने चाहिए। जैसे ये ह्यूरिस्टिक विधि है तो इसमें आपको पता है छात्र क्रिया करके सीख रहा है। ये विधि बाल केंद्रित है, इसलिए बाल केंद्रित विधि होने के नाते इस विधि के अध्यापक को अपनी कक्षा के छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान भी होना चाहिए। तो गुणों में अगर अपन आगे बात करें तो इस विधि के अध्यापक को छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है ना उनका ज्ञान भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि इस विधि में समस्या समाधान के लिए पुस्तकालय की पुस्तकों या प्रयोगशाला के यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इस विषय के जो अध्यापक हैं, इस विधि के अध्यापक हैं, उनको पुस्तकालय और प्रयोगशाला जो अपनी है उसमें जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों
एक छात्र है वो अपने द्वारा किए गए कार्य में पूर्ण संलग्नता तभी प्रदर्शित कर सकता है जब उसके लायक कक्षा में माहौल हो, यानी वो अपने जो आत्मिक विचार हैं उनको प्रकट करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करे। ऐसे क्लाइमेट का निर्माण करना भी अध्यापक का दायित्व है। अर्थात इस विषय के या इस विधि के अध्यापक को कक्षा में आत्मविश्वास से युक्त या आत्म प्रकाशन से युक्त वातावरण का निर्माण भी करना होगा। इसके अलावा अध्यापक व छात्रों के मध्य मधुर संबंध होने चाहिए। अपन इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस विधि का जो अध्यापक है ना, उसका छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए ताकि छात्र निसंकोच अपने कार्य को पूर्ण संलग्नता के साथ दत्तचित्त होकर यानी पूरे मन से कर सकें। इसके अलावा अध्यापक का जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त अध्यापक की आवश्यकता है। तो ये है ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका। वह संवेदनशील हो, उसे विषय का पूर्ण ज्ञान हो, वह बहुविषय ज्ञानी हो, वह प्रतिभाशाली हो, वह वैज्ञानिक साधनों व यंत्रों के प्रयोग में सुदक्ष हो, उसे पुस्तकालय व प्रयोगशाला के संसाधनों का पूर्ण ज्ञान हो। इसके अलावा उसे छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो, वह कक्षा में आत्मविश्वास व आत्म प्रकाशन से युक्त वातावरण का निर्माण कर सके, छात्रों के साथ उसके मधुर संबंध हो, यानी छात्रों के प्रति उसका सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो। और छात्रों के साथ अगर अपन बात करें तो छात्रों की जो मानसिक शक्तियों का विकास वो तभी संभव हो पाएगा जब अध्यापक, सीधी सी बात है कि ह्यूरिस्टिक विधि है ना, ये छात्रों में वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण का विकास करती है। ये तभी संभव होगा जब इस विधि के अध्यापक का खुद का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, अर्थात इस विधि के अध्यापक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों, जैसा हर विधि में करते हैं अपन, कि इस विधि के गुण या दोष क्या हैं। सबसे पहले बात करें ह्यूरिस्टिक विधि के गुणों की, तो जो प्रक्रिया अभी तक पढ़ के आए हो ना, उसी से आपको गुण निकालने हैं। सबसे पहली बात, क्या इस विधि में छात्र स्वयं क्रिया करके सीख रहा है? तो आपने प्रक्रिया पढ़ी है, वो क्रिया करके सीख रहा है, इसका मतलब छात्र सक्रिय रहकर सीख रहा है। तो यह विधि है वो छात्रों की क्रियाशीलता पर आधारित है, अर्थात यह मनोवैज्ञानिक जो शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्र हैं उन पर आधारित है। तो याद रखिए दोस्तों, ये विधि मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। इसके अलावा इस विधि में जो केंद्रीय भूमिका है वो अध्यापक की न होकर के छात्र की है, अर्थात इस विधि का दूसरा गुण हो जाएगा ये विधि बाल केंद्रित है। तीसरा गुण हो जाएगा ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखें दोस्तों, जो कार्य कोई भी व्यक्ति स्वयं करके सीखता है तो उस कार्य से प्राप्त ज्ञान स्थायी रहता है। तो चौथा गुण हो जाएगा इस विधि से जो प्राप्त ज्ञान है वो स्थायी होता है, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इस विधि में छात्र स्वयं क्रिया करके प्रायोगिक कार्य कर रहा है, अर्थात ये विधि है ना, ये तर्क और चिंतन पर आधारित है। कहने का मतलब इस विधि के द्वारा छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। तो अगला गुण हो जाएगा कि ये विधि है वो छात्रों की मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसके अलावा छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। सामाजिकता का मतलब दोस्तों यहाँ पर सामाजिक गुणों के विकास से है या मिलजुल कर कार्य करने से है, तो सामाजिकता का विकास भी होगा। इसके अलावा छात्र स्वयं क्रिया करके सीख रहा है, अर्थात छात्र में परिश्रम की आदत का विकास भी होगा, परिश्रम की आदत का विकास। अब आपको पता है कि इस विधि में छात्र स्वयं समस्या का समाधान कर रहा है, अर्थात छात्र समस्या का समाधान करना सीख जाएगा। समस्या का समाधान करना सीख जाएगा। अगले गुण की अगर अपन बात करें
तो अगर छात्र समस्या का समाधान करेगा अर्थात वह किसी अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा, तो याद रखें दोस्तों, कोई कठिन कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है कि मैं और भी कर सकता हूं, उससे कठिन कार्य भी कर सकता हूं। अर्थात छात्रों में आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ेगी, आत्मविश्वास का विकास होगा। इसके बाद बात करें तो स्वयं कार्य करने की आदत जब विकसित होगी तो इसी गुण से आप एक गुण निकाल सकते हैं कि छात्रों में स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है ना, स्वाध्याय की प्रकृति है, उसका विकास होगा। इसके अलावा देखो दोस्तों, इस विधि में एक सबसे खास गुण है, वो उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षण के बाद गृह कार्य की समस्या शेष नहीं रहती। तो याद रखें दोस्तों, वो विधि ह्यूरिस्टिक विधि है, अर्थात इस विधि में गृह कार्य की समस्या नहीं होती। यहाँ सवाल उठेगा कि सर इस विधि से पढ़ाने पर गृह कार्य की समस्या क्यों नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों, इस विधि में प्रश्न का उत्तर छात्र है वो स्कूल में ही ढूंढ रहा है, अर्थात वो समस्त कार्य विद्यालय में कक्षा में प्रयोगशाला या पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग करते हुए विद्यालय में ही संपादित कर देता है, अर्थात गृह कार्य की समस्या शेष नहीं बचती। इसके अलावा देखो, इस विधि में अध्यापक और छात्र दोनों के मध्य मधुर संबंधों की, मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना भी होती है। तो ये इस विधि के प्रमुख गुण हैं। ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक बाल केंद्रित विधि है। इस विधि की बात की जाए तो ये छात्रों की क्रियाशीलता पर आधारित है, अर्थात ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान है वो स्थायी होता है। यह विधि छात्रों की मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक है। इस विधि के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, अर्थात छात्रों को वैज्ञानिक कार्यों का प्रशिक्षण इस विधि के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा इस विधि द्वारा सामाजिकता का विकास होता है, छात्रों में परिश्रम की आदत का विकास होता है, छात्र स्वयं समस्या का समाधान करना सीख जाते हैं, अर्थात छात्रों में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, छात्रों में स्वाध्याय की प्रकृति का विकास होता है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट गुण आपको बताया कि इस विधि के बाद गृह कार्य की समस्या शेष नहीं बचती। क्यों? क्योंकि छात्र समस्त कार्य विद्यालय में ही पूर्ण कर लेता है। अब इस विधि के दोषों की बात करें तो याद रखें दोस्तों, कोई मनोवैज्ञानिक विधि होती है उसके निश्चित से गुण हैं सभी मनोवैज्ञानिक विधियों के, जो बाल केंद्रित हों। कुछ सामान्य से दोष है ना, वो आप याद रखें। जैसे इस विधि में क्रिया की अगर बात करें तो छात्र स्वयं कर रहा है और छात्र की जो कार्य करने की गति है वो अध्यापक की तुलना में दोस्तों मंद होती है, धीमी होती है। इसका मतलब इस विधि में समय अधिक लगता है, यानी पहला दोष आ जाएगा, यह विधि लंबी व खर्चीली विधि है। यह विधि है वो कैसी विधि है? एक लंबी और खर्चीली विधि है। याद रखें दोस्तों, यहाँ अपन बालकों की बात कर रहे हैं और बालकों की अगर बात की जाए तो बालक को किसी कार्य को करने में अगर समय अधिक लगता है, वह कार्य लंबी अवधि में पूर्ण होता है, तो छात्र है ना, बालक हैं, वो थकान का अनुभव करने लग जाते हैं। तो इस विधि का दूसरा दोष आ जाएगा कि छात्र ये विधि लंबी होने के कारण थकान का अनुभव करते हैं। ठीक है, इस लंबी विधि होने के आधार पर ही एक दोष और आएगा, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब इस विधि द्वारा शिक्षण से निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। दोबारा देखना, पहला दोष है ये लंबी और खर्चीली विधि है। लंबी होने के कारण छात्र थकान का अनुभव करते हैं, लंबी होने के कारण निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा याद रखें दोस्तों, अपनी वर्तमान जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो सामान्यतः शैक्षिक जो केंद्रित विधियां हैं उन पर आधारित होती हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का भारतीय बाजार में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में अभाव है। तो एक दोष यहाँ पर यह निकल जाएगा कि इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक विधि को पढ़ाने वाला अध्यापक है वो योग्य व प्रशिक्षित होना चाहिए, और भारत जैसे देशों में योग्य व प्रशिक्षित अध्यापक की कमी है। तो यह भी एक दोष होगा, योग्य व
प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता या कमी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 200 में अगर अपन बात करें तो देखिए ये विधि जो है ना, ह्यूरिस्टिक विधि, इस विधि में विषय वस्तु के जितने भी प्रकरण हैं अपने, वो सारे प्रकरण इस विधि द्वारा पढ़ा पाना संभव नहीं होता। तो ये भी एक दोष है कि इस विधि द्वारा विषय वस्तु के संपूर्ण जो समस्त प्रकरण हैं उनका अध्यापन संभव नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, इस विधि में तर्क व चिंतन की प्रधानता है। हमें पता है कि छोटी कक्षाओं के जो छोटे बालक होते हैं उनकी मानसिक शक्तियों का इतना विकास नहीं हो पाता, अर्थात ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये भी एक दोष है इसका कि ये विधि है ना, वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद ह्यूरिस्टिक विधि में अगर कक्षा में बड़ा छात्र समूह है तो वहां पर भी ये विधि उपयुक्त नहीं होगी। यह सीमित छात्र संख्या वाली कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, जबकि हमें पता है कि भारतीय कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक होती है, अर्थात बड़े छात्र समूह वाली कक्षाओं के लिए भी ये विधि उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार हमें पता है कि छात्र समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग करेंगे, अर्थात इस विधि में प्रयोगों पर अधिक बल दिया गया। दोस्तों ये भी इस विधि का एक दोष है, क्योंकि प्रयोगों पर अधिक बल दिया जाएगा तो छात्र दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर उस प्रयोग कार्य करेंगे, वह अपने स्वाभाविक रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, अर्थात छात्र यंत्रवत कार्य करने लग जाएंगे। उनके स्वाभाविक रूप से कार्य करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ये इस विधि के प्रमुख दोष हैं। दोबारा देखें, ये लंबी और खर्चीली विधि है। छात्र लंबी विधि होने के कारण थकान का अनुभव करते हैं। लंबी विधि होने के कारण पाठ्यक्रम समय पर समाप्त नहीं हो सकता, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। इस विधि के लिए योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जिनकी भारत जैसे देशों में कमी है। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। इसके अलावा इस विधि में प्रयोगों पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात छात्र यंत्रवत कार्य करते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। दोस्तों आज हम ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। अगली जो क्लास होगी अपनी कल लाइव, उसमें अगली विधि के बारे में बात करेंगे, प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।